नमस्कार। मैं सुनील मिश्र बातों बातों में कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 9वें दिन किसी कलाकार लेखक से बात कर रहे हैं। यह एक सिलसिला है जो 10 दिन पहले हमने शुरू किया था और उद्देश्य ये था कि इस पूरे क्वारंटाइन के समय में रचनात्मक आदान प्रदान का एक सिलसिला शुरू हो। लक्ष्मण जी नमस्कार। शुभम कुमार विनोद आ गए हैं, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम विनोद। मैं आपके भैया का इंतज़ार कर रहा हूँ, शायद 5:35 पर आएंगे। मैंने उनको कहा था कि 5:35 पर आना, तब तक सारे साथी जो हम लोगों को देख पा रहे हैं वो आ जाएंगे। सुंदरलाल जी को नमस्कार कर रहा हूँ। मनोज स्वागत है, मैं आपको जोड़ता हूँ। मनोज नहीं हो? अभी आए थे, हाँ। हाँ मनोज भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भैया। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। बहुत साफ साफ आ रही है? साफ आवाज आ रही है। मैं हाँ, मैं अभी एकदम से जल्दबाजी में ईयरफोन लेना भूल गया। थोड़ा सा दाएं बाएं होकर उसको उठा लेता हूँ तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी भैया हाँ, जी। बस 2 मिनट। वैभव। इस बीच आप देख लीजिए, बहुत सारे मित्र ज्वाइन हो रहे हैं। जी। सबके आप नाम पढ़ सकते हैं और उनमें से दुनिया पहचान जय। सकते हैं कि कौन आपके माध्यम से जुड़े हैं। सभी को इस संवाद को सुनने की एक जिज्ञासा है और पिछले कुछ दिनों से आप लगातार इसको देख भी रहे हो ना, इस जी, बातचीत को जो हम मैं करते हैं। प्रतिदिन ऐसे इस प्रयोग को लगातार ही देख रहा हूँ, क्योंकि नई चीज ही है। हाँ और क्योंकि हर आदमी से इतना समय लगातार नहीं मिल पाता। 1 घंटे का समय जब वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है, अपने जीवन का इतना लंबा संघर्ष, और अब इस मुकाम पे पहुंचता है आदमी, तो उनका संघर्ष, जैसे जैन दादा का हमने सुना, मैडम का सुना, हाँ। लगातार ही अब सुन। कल हमारे साथ अभिजीत थे, कल वो भी आज ज्वाइन हुए वापस देखने के लिए। अजीत और भाई नमस्कार, सादर प्रणाम पहुंचे आपको। मैं सबसे पहले अपने साथी मित्रों को बता दूं मनोज के बारे में कि वो रीवा में रहते हैं और वहीं वो उनकी सृजन स्थली एक तरह से। रीवा में रहकर उन्होंने व्यावसायिक रंगमंच को एक जगह भी दी और एक वजह भी दी है कि शायद उनको एक लंबा समय हो गया, मुझे लगता है 3 दशक कुल मिला के सारा जोड़े तो हो ही गया होगा। बस ज्यादा होने ही कुछ वाला कम का कह रहा हूँ तो फिर कम कह रहा हूँ तो वो अपने बात में कहना। लेकिन ये जरूर है कि वहाँ पर रीवा में सक्रिय रंगमंच की जब बात आती है तो लोग मनोज को ही जानते हैं। और मनोज की अपनी विशेषता ये है कि वो जोड़ने में विश्वास करते हैं। उनका एक बड़ा समूह है वहाँ पर और उसके साथ साथ उस समूह में इतने समर्पित और गुणी लोग हैं कि आ, उनको अच्छी जिम्मेदारियां दे सकते हैं, उनसे अच्छे काम करा सकते हैं और उनका भी अपना एक कैनवास बढ़ता रहे इसकी वो फिक्र करते हैं। वे स्वयं देश में अनेक जगह आते जाते हैं और कहीं भी उनसे जो वरिष्ठ हैं उनको अगर किसी भी तरह की मनोज की रचनात्मक आवश्यकता होती है तो उसके लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। पूरा पूरा समय दिया, चाहे वो नई दिल्ली हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। मैंने स्वयं ही देखा है कि बहुत बड़े बड़े रंगकर्मी मनोज को चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके नाटक में प्रकाश परिकल्पना है या सेट की जवाबदारी या बहुत सारे जो आयाम हैं
उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी एक भूमिका निभाएं। तो मैं मनोज भाई आपसे आपके शुरुआत के बारे में जानना चाहूंगा। सबसे पहले हमेशा एक हम सबकी बातचीत के पीछे जो हम लोग के सुनने वाले हैं उनका एक यही उद्देश्य है जिज्ञासा का भी कि कैसे रंगमंच को चुना गया होगा, किस क्या उम्र रही होगी, कैसे लगा कि नाटक करना चाहिए, उस समय घर का परिवेश कैसा था, वातावरण कैसे अपनी बात कही होगी, किसने समर्थन किया होगा, किसने समर्थन नहीं किया होगा, कैसे फिर ये शौक परवान चढ़ा, जरा इसका ये सारांश हमको। शौक तो पता ही नहीं चला कि शौक कब बना ये, क्योंकि जब कक्षा 3 में थे तभी से मंच पे चढ़ना उतरना शुरू हो गया। और हाँ 3 में थे तो जैसे फिल्मी सीरियल होता है, धारावाहिक आते हैं, हाँ तीसरी कक्षा में युवक जो है, बच्चा जो है वो डायलॉग भूल जाता है सीधा। वही स्थिति हमारी हाँ थी, हाँ हमने वापस चले आए। तो क्योंकि और कई सारी विधाओं में भाग ले रखा था, गीत सुनाना था तो हाँ गीत सुनाया, पर अभिनय के क्षेत्र में कुछ नहीं उतर आए। फिर 6th में आए, जब 6वीं में आए, तब एक और मौका मिला। हाँ मंत्री बनने का एक नाटक था बच्चों का ही स्कूल में, नाटक। वार्षिकोत्सव में। तो उसमें हाँ 2 या 3 लाइन का संवाद था, वो बोला। हाँ फिर 8वीं में आके हमने स्कूल चेंज की और हम पहुंचे एक महामना स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल नई खुली थी। वो एक यूनिक स्कूल हाँ थी। पहली बार हाँ ही उसमें स्टूडेंट हो रहे थे, तो उसमें कथक सिखाया जा रहा था, उसमें ड्रामा हो रहा था, उसमें चित्रकला हो रही थी। स्टूडेंट तो पढ़ ही रहे थे, जो पढ़ रहे थे अपने स्कूल टाइम पे। जो कमजोर थे उन्हें शाम को विशेष कोचिंग दी जा रही थी। और उस समय पे 8th में ही जब 15 अगस्त का जो पहला ही मैंने वो होता था, उसी टाइम पे उन्होंने तय किया कि रिते, वार्षिक रितेश रितेश ज्वाइन हुए हैं, रितेश भोपाल नमस्ते में हमारे साथी। जी, रितेश भैया नमस्ते। हाँ तो हाँ उस वार्षिकोत्सव में हमने कई उसमें भी भाग लिया। एक संस्कृत का स्वागत गीत था, चुटकुले थे, छोटे छोटे प्रहसन थे। उन प्रहसनों को डायरेक्ट करने के लिए, निर्देशन करने के लिए चंद्रशेखर पांडे और हनुमंत शर्मा जी आए। तब ये हाँ पता ही नहीं था कि हाँ ये बहुत बड़े नाम है, मतलब ये हम्म, प्रदेश स्तर पे ये लोग अपना निर्देशन का कमाल कर चुके हैं। और वो हमारे स्कूल के प्राचार्य के मित्र थे और हाँ हाँ उन्होंने कहा कि नहीं तुम करो। तो उसमें करीबन 12 या 13 प्रहसन होने थे, छोटे छोटे, 5 मिनट के, 10 मिनट के, आधे घंटे के। तो उनमें से हम्म, मैं 10 में था और सबने ये कहा कि नहीं तुम इसको करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पर वो एक के बाद फिर टूट गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे काम होते रहे, स्कूल में करते रहे, छोटे छोटे प्रहसन वार्षिकोत्सव में होता रहा। हाँ 12th कंप्लीट का एग्जाम दिया और रीवा हाँ में एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वर्कशॉप लगी, विंध्य क्षेत्रीय रंगमंची वर्कशॉप। उसे आलोक अच्छा त्रिपाठी जी अच्छा डायरेक्ट करने आए और उसमें बहुत हाँ सारे टीचर्स आए। उस समय सुरेश भारद्वाज आए, अखिलेश खन्ना आए, सुमन जी आए और हम्म, अंकुर जी आए। उस वर्कशॉप में शायद टर्निंग पॉइंट दिया मुझे, लेकिन ये भी ट्राई करते रहो, ये भी शायद कहीं होगा। पर शौक ही रहा, हम्म, मतलब कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये आगे चल के भविष्य में हम इसे अपना पेशा बनाएंगे या कैरियर बनेगा, हाँ इसमें हम काम हम्म, करेंगे, इतने वर्षों तक लगातार काम करते जाएंगे। काम करने का बस हाँ एक जज्बा था कि होगा ठीक है चलो लगे रहेंगे। तो अभिनय हाँ उस समय जब नंबर आया तो उस समय नाटक हो रहा था वो अ, महानिर्वाण। तो आलोक हाँ दादा ने नाना पढ़ाया पर वो समझ नहीं आया। तो वो कहते थे जोर से हम्म, पढ़ो, तो मैं सीखने लगता था। तो थोड़ा प्रेशर दे के पढ़ो तो प्रेशर देने लगता था। बचपन आई था। हाँ और क्योंकि हाँ उतना कोई तब तक समझाने के लिए उतने लोग मिलते नहीं थे। वो पहली वर्कशॉप थी जब ये समझ रहे थे कि नहीं अभिनय क्या होता है, अभिनय में हाँ समस्याएं क्या आती हैं। तो चरित्र तो कुछ नहीं मिला, तो किनारे बैठे रहते थे, सबको देखते रहते थे। बस ये था कि ऑफ ऑफ टाइम जब होता था, जब मैं जैसे ही छुट्टी होती थी, ब्रेक होता था, लंच ब्रेक होता था, उस समय का मैं स्टार था। तो जो भी हाँ रिहर्सल होती थी, जब लोग मैंने दादा लोग नहीं होते थे या सिर्फ अपने साथ के ही लोग होते थे, उन लोगों के बीच में मैं जितनी भी रिहर्सल होती थी वो सब ऐसे ही कैरिकेचर बना के कर देता था। कभी उनकी मिमिक्री कर देता था, कुछ भी
पर वो 1 घंटा जो है वो मेरा होता था। हाँ। वर्कशॉप के 10-15 दिन हो गए थे, आखिरी के 10 दिन बचे थे और मैं टॉयलेट के लिए निकला तो देखा कि सुमन जी जो है कुछ लड़कों को लेके, सुमन सर आजकल संगीत नाटक एकेडमी के सचिव हैं, सचिव, तो वो कुछ लड़कों को लेके कुछ समझा रहे थे। टॉयलेट से आया, हाथ धो के वहीं बैठ गया, या उधर तो है नहीं, इधर ही देखते थे। वो समझा रहे थे लाइट डिजाइन और सेट डिजाइन, लाइंस का क्या काम होता है, कैसी लाइंस बनेंगी, सेट का क्या लाइन बनेगा, उसमें उतार हो, चढ़ाव हो, ढलान हो, उभार हो, क्या हो। अच्छा, तो स्टेज में कुछ हो नहीं रहा था तो हमने इधर ही अपना डेरा जमाया और अगले 10 दिनों तक फिर घर में ही, मतलब ऐसे ही आते थे नहाने धोने, और बाकी पूरा टाइम जो होता था वो वर्कशॉप की उसी हॉस्टल में रहते थे। वहीं पे उन लाइन्स के बारे में सीखते थे, क्या हो, डंडा लगाओ, बल्ली लगाओ। और तब भी छोटे शहरों में तब तो और भी अव्यवस्था थी। अब तो तकरीबन कुछ लाइटें मिल जाती हैं, पहले तो ये सब भी नहीं था। और एक सेट लगाना था मेडिकल कॉलेज के एक ऑडिटोरियम छोटा सा स्टेज है, उसमें महानिर्वाण का सेट लगना था। तो करीबन 3 से 4 दिन हम लोग वहाँ उस जगह पे वो सेट लगाते रहे, बल्लियाँ लगाते रहे, पीपल का पेड़ बनाते रहे, लाइटों को स्टैंड पे हैंग करते रहे, बांधते रहे। बीमर से कैसे काम होता है ये पता नहीं हो रहा था कि ये लाइटें बढ़ कैसे रही हैं, ये घट कैसे रही हैं, ये क्या काम करता है। पर जो भी देख रहे थे वो अद्भुत था। जो भी हो रहा था ये सब मंच पे तो अब तक देख रहे थे, जितना भी रिहर्सल में देख रहे थे कि अभिनेता खड़ा है और वो सब हमें दिख रहा है, बैक स्टेज में जब जा रहा है अपना चरित्र छोड़ के तब भी वो हमें दिख रहा है। और अगर उसने वहां पे कुछ हरकत की तो वो हमें दिखती थी, कभी कभी चुपती भी थी कि नहीं ये जगह पे गड़बड़ हो रहा है। पर जब वहां पे लाइट्स के साथ ये सब होना शुरू हुआ तो अरे ये तो कमाल हो गया। अभी वो इस समय ये कर रहे होंगे वहां पे विंग्स के अंदर छुपे हुए, जो भी अपनी माने हंसी मजाक होता था, तो क्योंकि रिहर्सल में जुड़े रहते थे तो लगता था कि इस समय जब वो निकलते थे तो वो इसे देखते थे या इससे बात करते थे या अगला ये प्रॉपर्टी उठाते थे या ये कॉस्ट्यूम चेंज करते थे, कुछ भी। तो जब वो चेंज हो रहा था, लाइटें मंच पे आ रही थी, जा रही थी, और ये सब मुझे नहीं दिख रहा था, जो वहां पे हंसी मजाक उसमें देता था और ये सब नहीं दिख रहा था। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है ये लाइट है, ये जो प्रकाश है यही महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। ये अगर ये खराब हो गई तो अब तक की पूरे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मन में तब भी नहीं था ना, पर वो लगातार हम उस प्रक्रिया में जुड़े रहे। फिर वो वर्कशॉप खत्म हो गई और सारे लोग फिर अपने अपनी जगह पे, रीवा के बहुत सारे लोग थे, पन्ना के थे, छतरपुर के थे, कई जगह से आए थे, और फिर कॉलेज में जुड़े। तो उस वर्कशॉप का एक लड़का हमें मिल गया और उसने मुझे पहुंचा दिया इट्टा तक, जो उस समय खूब काम कर रही थी। रीवा में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही थी लेकिन पता ही नहीं था, स्कूल डेज वाले मामला था। और परिवार जो है वो पुलिसिया परिवार है, मम्मी पुलिस में, पिताजी पुलिस में। तो सड़कों पे खड़े होना, चौराहों पे पान के ठेले के बगल में कभी खड़े ही नहीं होते थे। हर पुलिस वाला पहचानता था, मैं ही नहीं पहचानता था, मुझे कौन कौन पहचानता है। कहीं पे भी आप खड़े हुए तुरंत पहुंच जाता था पिताजी के पास, वो आपका बेटा वहाँ। तो इसलिए किसी चौराहे पे खड़े होने का वही नहीं था। और हर आदमी मतलब ऐसे ही जानता था कि पंडित जी के बेटे हैं और कैसे खड़े हो, क्या कर रहे हो, घर क्यों नहीं पहुंचे। तो हर आदमी कुछ निगरानी करता था, तो इसलिए बहुत बिगड़ नहीं पाया। खैर वो वर्कशॉप के बाद फिर एक नाटक हुआ, अभिषेक त्रिपाठी और एक और कोई 2 लोगों ने मिलकर एक नाटक किया, दिल की दुकान, अजय शुक्ला का। तो एक शो उसका हो चुका था, उसका दूसरा शो जो है वो सतना में होना था। तो तब तक हम उसी लड़के के साथ आना जाना शुरू कर दिए, वो उसमें एक रोल करता था। ये हुआ कि उस लड़के ने वर्कशॉप में लाइट बढ़िया की थी, हमने कुछ नहीं किया था, हमने सिर्फ देखा था। हमने लोगों को सब मदद किया था कि इसको यहाँ लटका दो, इसको यहाँ तो अच्छा लाओ, हम लटका देते हैं, हम नच कस देते हैं। मैंने सिर्फ ये किया था। पर उसमें मिला मौका तो सतना गए, वहाँ के जो लाइट वाले थे उनको बस इतना ही बताते रहे, ये वाली बंद कर दीजिए, ये वाली जला दीजिए, ये वाली कर दीजिए, ये वाली ये कर दीजिए। फिर उसके बाद वो नाटक भी हो गया। फिर लोगों ने मतलब एक नुक्कड़ हुआ, उसमें एक्टिंग करने आ गए। लोगों को भूल ही गया कि ये इसमें दूसरे मीडियम का आदमी है, इसका मजा जो है उधर। मुझे भी अभिनय में थोड़ा आनंद आने लगा तो अभिनय करने लगे। अभिनय चलता ही रहा, बीच बीच में बैक स्टेज में सेट का काम, क्योंकि सेट तब तक नाटकों में बहुत हैवी नहीं लगता। हमारी जो पीढ़ी आई उसमें बहुत सारे युवा लोग आए,
हमारे साथ के लोग आए, हाँ हाँ पढ़ने वाले लोग आए, उनको सबको धीरे धीरे जोड़ते चले गए। तो बड़े बड़े सेट के साथ काम करना शुरू किया। तो सेट लेने के लिए हम लोग बीटीएल फैक्ट्री जाते थे। सेट के लिए लकड़ी कहाँ से आए, सबसे सस्ती, तो बीटीएल फैक्ट्री में हमारे एक दोस्त के पिताजी मैनेजर थे, तो उनसे जुगाड़ करके वो जो रैप करके लकड़ियाँ, सामान को रैप करके लेके आते थे, तो वो फेंक दी जाती थी, कबाड़ में बिकती थी। तो उन पेंटिंग लकड़ियों को हम लोग सस्ते में ऐसे किलो मैंने 100 किलो अगर लकड़ी होती थी तो 10-20 रुपए दे के ले आते थे। और वो ले कैसे आए, तो ठेला लेके जाते थे, बहुत अंदर था, तो ठेला लेके जाओ, फिर ठेला लेके आओ, तो उन लकड़ियों को ले आते थे, अपनी आरी चलाओ, अपना ये सब काम करते रहते थे। उसी से काम चल रहा था। और योगेश का कहना है कि आवाज धीमी आ रही है आपकी। अच्छा, तो ये सब चल रहा था और लोगों की निगाह में आते जा रहे थे। फिर ओम द्विवेदी का अब एक जी ओम आवाज बढ़ द्विवेदी गई, जी का ठीक एक है। नाटक आ गया, जांच पड़ताल। उसमें एक चरित्र हाँ मिला, लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया कि तुमको अब अभिनय पे ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद हाँ एक और नाटक आ गया, कंजूस, चंद्रशेखर पांडे जी ने हाँ किया। उसमें भी हाँ उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम्हें जो है, तुमको मनोज अभिनय में ध्यान देना चाहिए। तो हो गया, अभिनय में चलते रहे। लेकिन ये हाँ लाइट का काम जो है वो छूटा नहीं कभी, लाइट का और सेट का ये काम छूट नहीं हाँ पाया। ये जो है ये चल ही हाँ रहा था, बिल्कुल लगातार मन में चल रहा था। कभी लोगों को आइडिया दे देते थे कि यार इसको ऐसा कर ले तो कैसा रहेगा। वैसे यूथ फेस्टिवल रीवा के नाम पे अभी तक एक ये कहें कि रिकॉर्ड बना था। हम लोग हाँ ओपन यूथ बड़ी विधा होती थी पहले मध्य प्रदेश में, अभी इस समय शायद बंद हो गई है वो। तो वो हाँ शायद हमने 2001 में पहली बार जीता या 2 में जीता। और पहली बार मगध से मगध तक किया था हाँ चंद्रशेखर पांडे के निर्देशन में। फिर उन्हीं के निर्देशन में हाँ दूसरी बार किया यत्र नारायण पूज्यन्ते। और हाँ तीसरा नाटक किया था हस्तक्षेप। हस्तक्षेप और हाँ मगध से मगध तक जो है वो श्रीकांत वर्मा की कविता संग्रह मगध से लिया था। और हाँ ये शिकार मोहन। यत्र नारायण पूज्यन्ते जो है वो सफदर हाशमी का एक नाटक, औरत, नुक्कड़ नाटक औरत, और एक असगर वजाहत की कहानी की लकड़ियां, इन दोनों को मिला के एक अच्छा नाटक बना था। तो यत्र नारायण पूज्यन्ते में वो था कि एक चिता बनानी थी जिसमें वो लड़की को जलाया जाएगा। और उससे पहले उसका प्रयोग एक जगह पे चूल्हा भी होता था। तो हमने एक टेबल बनाई, उसके अंदर फैन लगाया, हेलोजन लगाया, लाल पीले जिलेटिन लगाई, कपड़ा बनाया। और कुछ कुछ चीजों से हम लोग जीतते रहे, मतलब यही इन्हीं में से नंबर मिल जाता था। एक बार अशोक स्तंभ बनाया तो वो बंद के अच्छा बन गया। और एक बार 20 फीट का अशोक स्तंभ, मैंने गांधी भवन में सेट लग रहा है और उसकी हाइट से ऊपर निकल गया और तुरंत काट के उसे छोटा किया गया और वो सब किया। लोगों को अच्छा लगता रहा। और लेकिन 2004 में यहाँ का मतलब ये लगा कि अब यहाँ पे तो इतना भी हो सकता था अपना विकास, और जितना भी हम कर सकते थे अपनी तरफ से प्रयास, वो सब हो चुका। अब हमें किसी और जगह पे जाना चाहिए। तो संगीत नाटक एकेडमी का एक फेस्टिवल होता था, युवा कुछ करके, जबलपुर में वो हुआ था। उसमें युवा डायरेक्टर्स को मौका मिलता था अपनी नाट्य प्रस्तुतियां करने का। तो हमारे यहाँ से चंद्रशेखर पांडे जी का नाटक यही मगध से मगध तक गया था, उसका मंचन वहाँ किया। और वहाँ से फिर सीधा हम लोग, मैं तो उसमें 25 जनवरी 24 को नाटक हुआ। 25 को मैंने वहीं उनका नाटक देखा, बंटी भाई का अर्थदोष, जिसमें स्वास्तिका जी थी। मतलब ये हमारे लिए तो अद्भुत था, ब्लैक स्टेज पे नाटक हो रहा है और उस पे जो अब तक की मेरी सारी देखी हुई लाइट और सेट का काम था वो सब बिल्कुल अलग ही था। मतलब हम तो सीधा सीधा चल रहे हैं, तो यहाँ तो सब आड़ा टेढ़ा हो गया। भट्टी जी का उसमें सेट था और वो पूरा ऐसा अद्भुत माहौल बनाता था। खैर 25 की रात में ये तय हुआ कि अब भोपाल की तरफ कूच किया जाए, और वहां से चले गए भोपाल, अलकनंदन जी के पास सीधे, कहीं पे यहाँ मेरा रास्ता नहीं अपनाया, और फिर उनके यहाँ ही भोपाल में रहे आए।
रीवा में छोटा मोटा जो भी काम होता था समय पे आके करते थे, और बाकी समय अलग जी के पास ही रहे। उस रहने के बीच में जरूर एक और काम सीखा, वो यक्षगान का। स्पीक मैके की यहाँ अच्छा हमारे अच्छा। मित्रों के उसमें से वो मिले, स्कॉलरशिप मिली। तो मैंने मांगा था कि मुझे अंजलि इला मेनन के पास चित्रकला सीखने जाना है, और वो हाँ। उस समय थी नहीं, वो कहीं विदेश में थी। तो वहाँ हम्म। से ये आया कि आप कुछ और देख लीजिए, आप नाटक से जुड़े हुए हैं तो आप हबीब तनवीर के पास जा सकते हैं, या और देख लीजिए, हाँ। और भी लोग हैं। तो जब लिस्ट आई तो मैंने हम्म। उसमें से तय किया कि मुझे यक्षगान सीखना है। तो मुझे भेजा गया गुणवंते पद्मश्री शंभू हेगड़े जी के पास। तो उनके यहाँ रह के फिर मैंने पखावत सीखा और नृत्य सीखा उस बीच में। अच्छा, अब तभी शिवानंद आपको अच्छी तरह जानते हैं और भी मैं उनके बड़ी घर तारीफ रुके करते थे, हैं। वो गांव में, मतलब तब तक वहाँ रोटी का हाँ बहुत कम खान पान था। 5 किलो का गेहूं हाँ उनको साल भर के लिए हो जाता था एक परिवार को। मैं पहुंचा तो मैं रोज रोटी हाँ। मांगता था। तो 35 किलोमीटर दूर एक बाजार था, वहां से जाता था संडे को, तो रोटी खाता था। तो जब गुरुजी को पता चला तो उन्होंने बताया लोगों को। तो उस पूरे, मतलब पूरे गांव में मैंने हर घर में निमंत्रण खाया सिर्फ रोटी का। किसको रोटी जो है, क्या किसी बात। के एक आज खाओ, किसी के कल खाओ। तो ऐसे हर घर में मैं गया। वो अपना कन्नड़ में बोलते रहते थे, मैं अक्सर उनसे बघेली में बोलता रहता था। बस जो भी था बस ऐसे ही चल रहा था वहां पे। अच्छा समय उस बीता। गांव में हम भी होकर आए। गुणवंते। उस गांव में, हाँ, गुणवंते, और उस वो इंस्टीट्यूट भी हमने देखा। जी जी। शिवानंद तो जी से उसी हमारी बड़ी इंस्टीट्यूट में, आत्मीयता है। जी, उसी इंस्टीट्यूट में पीछे ही हमारा कमरा था। शुरू जैसे ही इंस्टीट्यूट शुरू अच्छा होता है अच्छा। तो हम रहने के लिए वही बहुत कमरा। सुंदर और मनोरम जगह है वो। जी। जी। और प्रतिदिन का काम यही था कि हमारा जो है वहाँ पे बिजली चली गई अपना, बिजली गई, कोई नहीं, अभी उजाला रहेगा। तो ये सब चलता रहा। कुछ। और प्रशिक्षण वहाँ पे जो है अ, अद्भुत प्रशिक्षण था। मतलब अ, जितना बाद में भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में जो हम लोग गए, जिस तरह का प्रशिक्षण हाँ दिया जाता है विद्यालयों में, वही प्रोसेस जो हाँ है, वही पूरी प्रक्रिया है। आप सुबह 6 बजे उठोगे, आपको एक्सरसाइज करनी है, फिर आपको 8 बजे छोड़ दिया जाएगा, आपको नाश्ता मिलेगा, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर 10 बजे से फिर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिजिकल क्लासेस। और वो 1 बजे तक चलेगी, फिर 1 घंटे की छुट्टी होगी, आपको लंच मिला, आपने लंच किया, और फिर 2 बजे से फिर थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ा प्रैक्टिकल करते करते अभिनय के कुछ कुछ, मतलब मेन सूत्र पकड़ाते हुए, मुख्य सूत्र पकड़ाते हुए फिर बात हम्म, आगे बढ़ती थी। और ये हम्म, प्रक्रिया, मतलब शाम को 6 बजे या तो समाप्त हो जाती थी, या गुरुजी आ जाते थे तो फिर उनका एक व्याख्यान होता था, या उनका एक एक हाँ टिप जो है वो जरूर मिलता था। इसमें दिन भर जो सीखा उसमें उन्होंने एक छोटी सी हरकत बताई, और उसका पूरा रंग ही बदल जाता था। एक छोटी सी हरकत, मतलब उंगली भी दिखा दी कि ऐसे यहाँ पे ये उंगली दिखानी चाहिए थी, ये सूची का तुम्हें इस्तेमाल करनी थी, तुमने सूची का इस्तेमाल नहीं किया, तुमने कुतुब हाँ। नहीं बनाया, ये कुछ भी। तो उस समय का समय जो था वो बहुत अद्भुत था। और पीछे नहीं देखता था, मतलब ये था ही नहीं कि इसका प्रयोग क्या होगा भविष्य में। सीखते जाओ, क्योंकि छोटे छोटे हाँ अनुभवों से ही मतलब वो बड़ा काम दिखता है। जो अब अब हम अब तक जहाँ तक पहुंचे हम लोग, वहां पे भी उनका जो है, तब तक जो है नाटक में उनके, यक्षगान में लाइट का इस्तेमाल ये था कि जला दो हेलोजन हाँ। और फिर बुझा दो, मतलब एक बार जल गया और एक बार बुझ गया। एक बार बुझ तब गया। तो हम पहुंचे तो हमने उसमें पेपर लगा दिए, कलर पेपर। तो जब सामान्य स्थितियों में हम लोग रिहर्सल करते थे तो अच्छा लगता था, नीली रोशनी रहे, हाँ हाँ सफेद आंख में नहीं चुभेगी, ये नहीं होगा। गुरु जी को अच्छा लगा। गुरु ने कहा ये क्या किए हो? क्या सर, थोड़ा पेपर लगा हाँ। दिए, ये लाइट कलर पेपर है, इससे रंग बदलता है। अच्छा ठीक है। फिर हाँ। उन्होंने जब हम लोगों का डेमोस्ट्रेशन किया तो उन्होंने कहा अच्छा ये पेपर तो लगाओ अपने, जो तुम लेके आए थे लाइटों में। तो उन्हीं के हम्म, ऑडिटोरियम में, उसी सभागार में हम लोगों का हुआ वो डेमोस्ट्रेशन लोगों के सामने। और हम्म, उन्हीं पेपर लगाए लाइटों के। और अब हम्म, जहाँ भी शिवानंद जी, जब भी, मतलब मैं रहता हूँ और अगर मैं देखता हूँ वो परफॉर्मेंस को, उनके परफॉर्मेंस को, तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं लाइट बूथ में चला जाऊँ। परफॉर्मेंस, हाँ मतलब हालांकि
जैसे हम लोग लाइट में जो अब काम कर रहे हैं, वो पहले से ही यक्षगान में कॉस्ट्यूम में काम है। कॉस्ट्यूम इतना रंग रंग बिरंगा है, मतलब यक्ष जिसके लिए बताया गया है कि यक्ष जो है वो सबसे सुंदर हाँ मनुष्य होता है, सबसे सुंदर। हाँ, तो इसीलिए उनकी वेशभूषा, मेकअप, कॉस्ट्यूम, मतलब पूरा बहुत नत इम्प्रेसिव और बड़ी भव्यता होती है, जी। और एकदम वो देवता की तरह वो इम्प्रेस करता है। बिल्कुल, तो इसीलिए वो यक्षगान जो है वो, उसमें कॉस्ट्यूम का कलर जो है इतना बढ़िया होता है। तो हाँ हाँ। उसके बाद हमें पहले तो लगा ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, पर वो जब हम्म, अ, अब जब तक, मतलब अब तक मैं 7-8 परफॉर्मेंस में मैं बीच बीच में कहीं कहीं मिल गया, भोपाल में मिल गया, लखनऊ में मिल गया, ऐसे ही ग्वालियर में मिल गया। तो जब भी मिल गया तो मैं उनकी लाइट बूथ में जाके बैठ जाता हूँ कि अपना क्या हम्म, हम इसमें दे सकते हैं, हम अपनी तरफ से क्या बढ़ाएं, कि हाँ उनके नाटकों के मंचनों के बारे में थोड़ा पता है, अनुभव है कि ये लोग अब बाहर नहीं जाएंगे, ये दो ऐसे पॉइंट्स पे खड़े होंगे, ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है, ये सेंटर पॉइंट जरूरी है, लाइट का ये जो म्यूजिक पिट बैठी हुई है, भागवत जी बैठे हुए हैं, ये अब हिलेंगे नहीं, तो इनको एक अलग कलर में रख लेते हैं, इनको एक अलग कलर में रखते हैं। और जो बातचीत हो रही है, कन्नड़ समझ में तो पूरी नहीं आती, पर महसूस होती है कि ये क्या चाहते हैं। क्या जाए, तो वो भी ठीक वो है। उनका चलता रहा। ऐसे करके बस बीएनए पहुंच गए। अलग जी के यहाँ से, अलग जी के यहाँ बहुत सारे नाटकों में भाग लिया उस दौरान। अखाड़े के बाहर हुआ, उज्बक राजा तीन डकैत हुआ, और हाँ एक नया नाटक उन्होंने तैयार किया, सुपनवा का सपना, वो एक नाटक हाँ हुआ। और उसी को का एक मंचन ही हुआ था, और उसके बाद बीएनए में सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पहुंच गया, वहाँ पे हाँ पढ़ाई लिखाई हुई, इंटर्नशिप हुई। फिर एक्टिंग करने का के लिए वापस अलग जी के पास आ गए। जब अलग जी के पास वहाँ वापस आया तो तब तक फिर वहीं रहे, जब तक लखनऊ मतलब का बताओ, अंतिम लखनऊ समय। में कितने समय रहे? लखनऊ में 2006 में मैंने एडमिशन लिया, हम्म 15 जुलाई को ज्वाइन हुए। उसके पहले हम्म वो मैंने एग्जाम का जो प्रोसेस रहा वो मैंने कठिन था, पर हो गया, हम्म ईश्वरी अनुकंपा के, गुरु जी की कृपा से हो गया। हम्म हम्म, और 2008 में वो कंप्लीट हो गया। फिर सूर्य मोहन जी उस समय डायरेक्टर बने थे, तो उन्होंने हम्म, इंटर्नशिप योजना शुरू कर दी थी। तो एक हम्म, साल हो गया था, दूसरे साल में हम लोग का जो टॉप आते थे 4 लोग, उनका होता था इंटर्नशिप में, तो उसमें हम्म, इंटर्नशिप में आ गए। तो जब इंटर्नशिप में आ गए थे तो तब लाइट डिजाइन करने का मौका मिला। जब तक 2 साल पढ़ाई का मौका था, तब तक तो लाइटें सिर्फ हम हैंग करते थे, मतलब लोगों को मदद करते थे, डिजाइनर हमारे बैच का हो या ऊपर का हो, सीनियर हो या बाहर से डिजाइनर आए, तो हमारी हम्म, ये जिम्मेदारी होती थी कि लाइटों को हैंग कहाँ करना है, कैसे टंगाना है, कहाँ क्या क्या करें, ये सब हम लोग कर रहे हम्म, थे। पर जब ये सब हो हम्म, गया, इसके बाद हमारी जो जिम्मेदारी बढ़ी वो थी कि इंटर्नशिप में आ गए, तो अब अगला बैच भी आएगा, उसको कैसे काम करें, कैसा वो उसके साथ हम लोग लाइट में क्या काम करेंगे, तो उनकी हम्म, जिम्मेदारी हमें मिलने लगी। तो धीरे धीरे प्रयोग बढ़ा। तो पहला जो प्रयोग था वो था, विजय कुमार जी आए हुए थे सेकेंड ईयर के बैच में करने, एक सीन वर्क करने के लिए आए हुए थे, मैन विदाउट शेडोज, रूम थिएटर में होना था, क्लासरूम में उसे। तो क्लासरूम में ये बड़ी लाइटें तो लग नहीं सकती थी, क्योंकि इनका वाट जो है वो 1000 वाट है, पीसी का, पार का। तो एक कमरे के लिए ही रोशनी है, कितना ही बढ़िया आप डिमर लगाएं, वो जैसे ही ऑन होगा तो 100 वाट का बल्ब तो जलेगा। तो हाँ उसकी जगह पे हमने सलाह दी अपने जूनियर्स को कि ऐसा करो कि ये जो टेबल लैंप होते हैं, इनमें बल्ब लगाया हम्म, जाए, डबल टेबल लैंप के कुप्पों में बंद करके, और इनमें पेपर लगा के हाँ छोटे पीसी बनाए जाए, लेंस लगाए जाए, ऐसे करके। हाँ हाँ और उसमें एक एक दृश्य है जिसमें सिपाही बाहर से आते हैं और एक किसी को ले जाते हैं हर बार, हाँ इंट्रोगेट करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। तो पूछताछ करने के लिए ले जाते थे। जब वो हाँ आते थे तो पता नहीं चलता था कि सिपाही आ रहे हैं, और ये बहुत आक्रामक लोग हैं, जो भी लोग आ रहे हैं खतरनाक लोग हैं। तो मैंने उनको सलाह दी अपने उसको कि एक काम करो, बाहर जो है 2 हैलोजन लगाओ, उनमें रेड पेपर डालो, हम्म, और दरवाजा चूंकि बंद रहता है तो इधर रोशनी आएगी नहीं, और जब वो आने वाले हो तो उन हैलोजन्स को जला दो। और जैसे ही वो खटखट हाँ सुनाई देता है तो ठीक है, नहीं देता तो जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो सबसे पहले वो रोशनी आएगी, रोशनी से पता चलेगा फिर कि कौन आने वाला है, कोई खतरनाक आदमी आने वाला है। और सबका ध्यान जो है इधर के, मैंने
अभिनेताओं की तरफ से चला जाएगा और सीधे जो है वो हाँ, उन रोशनी वाले लोगों की तरफ चला जाएगा, इधर से कुछ आने जहाँ वाली नई प्रकाश पड़ एंट्री, रहा है। जहां प्रकाश पड़ हाँ। रहा है। हाँ। विजय सर को ये आइडिया पसंद आ गया, हाँ। तो उन्होंने पूछा कि किसने दिया, ये क्या हुआ, पर हो गया। उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला, अपना वो प्रोडक्शन हुआ और हम लोग ऐसे ही बात करते रहे, मजा आनंद लेते रहे। उन्होंने जुगल सर को बताया, वो वहाँ पे एक्टिंग टीचर थे और मतलब एक्टिविटीज करने का, कराने का उनकी ड्यूटी थी। तो इंटर्नशिप में पहला एक वर्कशॉप हो रहा था जिसे उर्मिल कुमार थपलियाल जी कर रहे थे, और हाँ। हाँ। इनका हबीब तनवीर जी का नाटक था बहादुर कलारिन, उसे उन्होंने अवधि में ट्रांसलेट किया था और उसे कर रहे थे वो। तो उनके नाटक में हम चारों इंटर्न जो थे असिस्टेंट थे। ये प्रश्न प्रश्न पढ़ लेना, इसका उत्तर जी, देना फिर अपनी ये बात खत्म करके। लोक शैली के नाटक नई जनरेशन के लिए कहाँ तक जरूरी है? लोक शैली के नाटक कहाँ तक जरूरी है, नई जनरेशन हो या पुरानी जनरेशन हो। आ, नीरज मिश्रा पूछ लोक रहे हैं। जी जी, लोक शैली का नाटक हर हाल में जरूरी है, क्योंकि आपका गायन जो है, किसी कितना ही आप शास्त्रीय सब चीज सीखेंगे कि, लेकिन मुंह खोलने का पहला तरीका जो है वो लोक में ही आया। और कुछ भी आज दुनिया में जो भी है वो सबसे पहले लोक में आया, बाद में उसे लिखा गया और उसके नियम कायदे कानून बनाए गए और वो चीज शास्त्रीय हो गई, शास्त्र में लिख गए, उसका एक नियम बन गया, एक कायदा बन गया। लोक शैली के नाटक आपको वर्सटाइल बनाएंगे, आपके अंदर की झिझक हटाएंगे। आप वो सब अभी में नहीं कर सकते, आप स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते। मैं तुरंत आज चरित्र में आए और तुरंत चरित्र से निकल गए, ये होना संभव नहीं है। ये आखिरी प्रोसेस है अभिनय का। अभी इसलिए क्योंकि लोग एक जगह पे आके कहते हैं कि अब ज्यादा अभ्यास करेंगे तो मैकेनिकल हो जाएगा, और मैं उनको ये बोलता हूँ कि नहीं, अभी तुम्हें मैकेनिकल के आगे बढ़ना है, तब एक्चुअल एक्चुअल होगा। मैकेनिकल में आगे तो फंस रुक गया, मैकेनिकल के आगे बढ़ो और अभ्यास करो। एक टाइम आता है राइटर के पास, राइटर्स ब्लॉक कहते हैं उसे, मैंने उस पर फिर नया आइडिया कुछ नहीं आता, अब आगे कैसे बढ़े। ऐसे ही एक्टर्स का है, एक्टर के पास तभी आता, ये जो मैकेनिकल शब्द है ना, मैकेनिकल एक्टिंग हो रही है अभी मुझसे, ये वही एक्टर्स ब्लॉक है, उससे आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वो होगा। खैर तब समुद्र मंथन डीएनए। में जी समुद्र मंथन में ये है कि वो जी जी देवता और जो सुरासुर रहते हैं, वो लक्ष्मी के बाद सब सारा उद्देश्य भूल जाते हैं कि जी, लक्ष्मी के बाद ज्ञान है, तो ज्ञान उसी तक के पहुंच ही बाद नहीं ही। पाते। खैर तो उनको लगता है कि लक्ष्मी इज द सिचुएशन। जी, लक्ष्मी से आगे बढ़ना भाई। हमारे टाइम पे एफटीआईआई में जब हम लोग गए, बीएनए के स्टूडेंट्स को 3 महीने के लिए उस समय एफटीआईआई भेजा जाता था एक विशेष कोर्स के लिए, और उस हाँ। कोर्स में एफए कोर्स ऐड रहता था, मतलब 2 महीने की ट्रेनिंग होती थी, फिर वो एक एफए कोर्स हाँ। होता हाँ। था। जो उस समय जब हम पहुंचे तो पंकज राज जी वहाँ डायरेक्टर थे 2008 में, यहाँ से हाँ। मध्य प्रदेश से गए थे। डायरेक्टर थे और वहां पर। जी, तो वो उस समय पे भी हम लोगों ने यही सब, ये इन्हीं सब चीजों को सीखते चले, मतलब जो यहाँ पे अनुभव करके गए थे, बीएनए का अनुभव जो हाँ। था वो हमें वहां पे मतलब कैमरे के लिए मुझे कितना फायदा कर पाया मुझे नहीं पता, पर मुझे थिएटर के लिए उसने बहुत फायदा पहुंचाया। जब मैं कैमरे की आंख हाँ। से देख रहा होता था तो मुझे लगता था यार यही तो एक्चुअल में डायरेक्टर की आंख ये होती है, रंगमंच में भी हाँ। वही आंख होती है। हर आंख जो है वो क्या देखेगी और मैं उसे कैसे लाऊं, इतना ही तो प्रयास हम लोग हाँ। करते रहे अपने नाटकों में। खैर वहाँ बीएनए में उस बीच में थपलियाल जी ने वो नाटक किया, हम लोग उनकी स्टूडेंट्स की वर्कशॉप लेते थे, मतलब एक्टिंग कराते हाँ। थे, एक्सरसाइज कराते थे। 3 महीने की लंबी वर्कशॉप थी। तो वो अच्छा, जब इन दोनों के ही, चाहे उर्मिल जी हो चाहे कुलश्रेष्ठ जी हो, जी इन सब क्या प्री शिष्ट कैसे बनते गए, मतलब क्या रहा ये तो बाद में इन लोगों ने जहां जहां नाटक किए प्रकाश जी करने मनोज जी जा रहे हैं, क्या बात। अब क्या है सर कि अब इसमें रहेगा, तुम इंटरनल डाटा पे जाना, तुम समझने की हाँ। कोशिश करना कि चीजें कैसे बन रही हैं, डायरेक्टर चाहता क्या है।
तो एक समय आ गया था, मतलब डीएनए में मैं लोगों से, अपने अपने साथ के लोगों से, मतलब यहाँ तक कह देता था कि ये डायरेक्टर जब कमरे में घुसेगा या पहली बार आएगा तो मैं बताऊंगा कि नाटक कौन सा होगा, किस तरह का, माने एग्रेशन वाला होगा, प्रेम वाला होगा, कौन सा होगा, और इनके साथ हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। माने सिर्फ वही नहीं ट्रीटमेंट दे रहे थे हमें, हम खुद भी एक अपनी प्रोसेस में चल रहे थे। हाँ, तो बताइए। जिनके साथ भी रहे पूरी आत्मीयता के साथ रहे, उन्होंने जो भी हाँ, बोला वो ही हमें करना है। अपनी तरफ से ऐड तो हम बाद में करेंगे, पहले उन्होंने बोल दिया, मैंने वो हाँ, सत्य है, उस सत्य को हम हाँ, पहले रूपायित करें। हमारा काम है उसे दिखाना। उन्होंने जो भी बोल दिया हाँ, उसे दिखाओ, पहले कैसे दिखेगा उसके लिए रास्ता बनाओ। तो सूर्यमोहन जी ने एक बार हाँ, बताया कि अगर कभी हो सकता है कि डायरेक्टर मोटिवेशन ना बता पाए, क्योंकि उद्देश्य है हाँ, वो और आपको जाना है, और अगर डायरेक्टर ने नहीं बताया तो क्या एक्टर भी नहीं तय करेगा। मैंने कहा ये तो सब जगह लगेगा भाई, ये सिर्फ डायरेक्टर हाँ, और एक्टर के बीच की बात नहीं है, तो सारे डिजाइनर्स पे लगेगा। हाँ, हमारी जो है वो, हम लोग सिर्फ मैंने सिर्फ ऐसे ही व्यवस्था करने के लिए बस थोड़ी है, हम लोग परिकल्पना करने के लिए भी, हम लोग को ये भी आगे भविष्य के लिए, हम सिर्फ मैंने ऐसा ना हो जाए कि हम चीजों को व्यवस्थित करते रहें, रिक्रिएट करते रहें, नहीं हम क्रिएट भी करें। तो क्रिएशन के लिए सही है। जो था कि लोगों की बात पूरी तरह से मानने लगे। तो बलियाल जी का वो नाटक हुआ और जुगल सर ने कहा कि एक काम करो, तुम इस नाटक को अच्छे से देखे हो, तुम असिस्टेंट हो और महसूस करोगे अच्छा, तो एक काम करो, तुम इस नाटक की लाइट भी कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन मैं डिज़ाइनर हूँ नहीं, मेरा छोटा मोटा अभ्यास है बस, पर डिज़ाइनर नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, चल जाएगा चल जाएगा, करो तो सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। उन्होंने अच्छा मोटिवेट किया। और जब उस नाटक की लाइट हो गई, कंप्लीट हो गया नाटक, अगले दिन उसका छपा, तो सबसे पहले अरुण सर का फोन आया, जो हमारे मैंने डिजाइनर टीचर थे, डिजाइन के, मंच की परिकल्पना और लाइट की परिकल्पना, तरह तरह की चीज़ों को वही सिखाते थे, क्योंकि तब 3 टीचर ही थे। अब जुगल जी नहीं रहे, दुनिया में ही नहीं रहे, पर अरुण सर हैं। सबसे पहले उनका फोन आया कि मनोज तुमने किया क्या कल नाटक की लाइट में। मैंने कहा सर पता नहीं क्या किया, जो था वो बस आता था जाता था। कहा आज पेपर में छपा है कि आज जो है वो म्यूजिकल लाइट हुई है, पहली बार हम लोग ऐसा देख रहे हैं बहुत दिनों बाद कि म्यूजिकल लाइट हो रही है। लाइट कब आ रही है कब जा रही है पता नहीं चल रहा है, जर्क नहीं आ रहा है। सर ये आप ही लोगों का आशीर्वाद है, जो कुछ हो रहा है। वो नाटक हो गया। उसके बाद मैंने थपलियाल जी ने बहुत बहुत प्रेम दिखाया। और दूसरा नाटक आ गया, सुनील सिन्हा ने किया शेर अफगन सेकेंड ईयर के साथ। हाँ, वो एक ऐसा नाटक था जिसमें मतलब हम लोग डायरेक्टर के साथ कम मिल पाते थे, मतलब मैं कम मिल पाता था, आर्टिस्ट तो लगातार मिल ही रहे थे। और हाँ, चूंकि बॉम्बे से आए थे तो हर आदमी के अंदर एक झिझक रहती है, बड़े आदमी है, क्या बोलेंगे, कैसे वो करेंगे। तो उन सब हाँ, झिझकों के साथ अपना प्लान तैयार करते रहे लाइट्स के, और लाइट्स के प्लान चलते रहे, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। और उस बीच में मतलब हर चीज का प्लान जो था वो बिल्कुल सटीक बैठता था कि ये प्लान, इसको जो भी पढ़ा है वो उसी को अभी प्रैक्टिकल करेंगे। खैर वो सारा प्लान और क्यू शीट तक बना के लेके पहुंचे। अंतिम 7-8 दिन बचे थे और ये हो गया था कि अब या तो डिजाइनर बदल दिया जाएगा या फिर ये आए और मुलाकात हो जाए। तो खैर मुलाकात हुई, उनको पूरा प्लान दिखाया। उन्होंने पहले अपना पॉइंट रखा कि मुझे ये चीज चाहिए। मैंने कहा सर ठीक है सर। और मैंने फिर उनको प्लान दिखाना शुरू किया कि सर मैंने यहाँ तक तैयारी कर ली है और ये जो आप बोल रहे थे ये रखा है, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, आपने जो बोले पॉइंट वो सारे हैं, ये 7-8 पॉइंट जो और बचते हैं ये मेरी तरफ से हैं। तो उन्हें वो पसंद आया। और बहरहाल वो जब नाटक हुआ तो उसमें एक ऐसा फेड इन फेड आउट था कि जो शेर अफगन है वो एक अपने बारे में सच्चाई बताना शुरू करता है, और वो दोपहर से सच्चाई बताना शुरू करता है और उसे रात हो जाती है, पूरा अंधेरा हो जाता है अच्छा, और उसे पता नहीं चलता। अंत का वो डायलॉग था कि बताओ अंधेरा हो गया, हमें पता ही नहीं चला। तो हमें वो दोपहर से रात तक आना था और वो कुछ आधे घंटे की बातचीत थी मैंने उनके साथियों के साथ, शेर अफगन के साथियों के साथ, और दृश्य उस में। दृश्य में। और उस आधे घंटे में हमने 3 कलर, मतलब वही दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई, सिर्फ अरे ऑडियंस को वाह, पता चले कलर चेंज हो गया। कब हुआ हमें भी नहीं पता क्या चलता।
उस आधे घंटे अरे तक वाह। हम लोग सिर्फ फेड आउट करते रहे, फेड इन करते रहे। उसका जो एक्यूरेट मात्रा है लाइट की, वो कितनी बनी रहे मंच पे, जितने में आप दृश्यों को देख पाए दर्शक। और वो हाँ लखनऊ में जो अब सबसे प्रसिद्ध ऑडिटोरियम है वहाँ का, संत गाडगे महाराज, वो उसका पहला शो था। हाँ। उससे पहले हम लोगों ने टेक्निकल शो किया था, तब मैं उसमें अभिनेता था, और शायद सुकेश दादा ने वहाँ पे उसका टेक्निकल शो किया था। वो भी हाँ गूगल सर का नाटक था, दाखिला.com। हाँ। और पहला नाटक प्रोफेशनली या मैंने दर्शकों के लिए जो हो रहा था, वो था शेर अफगन। 146 या 47 लाइटें थी, तो उसमें बस एक ही लाइट जिसमें बल्ब नहीं था, वही बस इस्तेमाल नहीं हुई थी, बाकी सारी लाइटें इस्तेमाल हो गई। और उसके बारे में भी वही ऐसा ही कुछ छप गया था। तो बीएनए के अंदर लोगों ने माना कि अच्छा, ये अच्छा काम कर रहा है, इसको आगे भी काम देना पड़ेगा, ये देना चाहिए। फिर ये चूंकि स्टूडेंट प्रोडक्शन था, एक वर्कशॉप का था, उसके बीच में हमारे घर में कुछ समस्या आई, हम यहाँ चले आए, फिर वापस गए अपना इंटर्नशिप पूरा किया। और जब रीवा आ गए तो उसके बाद कुछ भोपाल में जैसे ही पहुंचे तो फिर शुरू हो गया, अलग जी के साथ पूरा टाइम देना शुरू किया। जब भी उनका नाटक होता था तो काव्य रंग में फिर नाटक की लाइट थी। और उस समय भी मतलब जो आर्टिस्ट थे वो कभी कभी मतलब प्रस्तुति देखने के बाद नाराज हो जाते थे, लेकिन जब वो प्रस्तुति हो गई तो कुछ लोग नाराज हो गए, मैंने कुछ इंस्ट्रक्टर नाराज हो गए। तो दादा ने कहा कि चुपचाप हाथ पकड़ा, कहा सिर्फ सुनते जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उनका सुना हम लोगों ने, उन्होंने बहुत डांटा, हमने सुन लिया। फिर देवीलाल जी आए, पाटीदार जी, और उसमें एक कविता थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, भाभी, चित्र चित्र था। तो उसके आगे फ्रेम था, कपड़ा था, और उसके पीछे अभिनय हो रहा था, और वो दिखाना था कि कपड़े के अंदर अभिनय हो रहा है और पूरा दिखाई दे। तो हमने दादा से कहा, मैंने कहा भारत भवन में जितनी लाइटें हैं तो उससे कम मुझे कुछ और लाइटें चाहिए, मैंने 10 तो कम से कम पार चाहिए। मैंने कहा ठीक है, 10 में हो जाए। मैंने कहा हाँ सर। फिर वो 10 पार मिली और उसकी लाइटिंग हुई। देवीलाल जी ने आके बहुत बधाई दी। तो अगले दिन के शो में कहा, वो मना करते रहे, मैंने कोरियोग्राफर जो थे वो, उन्होंने मतलब कहा कि नहीं, कल चेंज हो जाना चाहिए सब, आपका डिजाइन, हमारा आर्टिस्ट दिखना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और दादा ने कहा कि नहीं, जो है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि वो जिस चित्र में चित्र से निकल के एक्टर बाहर आएगा, जब बाहर आएगा तब वो विजुअली दिखेगा। बाकी चित्र फ्रेम के अंदर घूम टहल रहा है, जीवंत है, ये दिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो उससे बाहर रोशनी नहीं आएगी। और वो दादा के साथ मुझे लगता है वही आखिरी काम था। और उसके बाद काम इधर का खत्म हुआ, विजय कुमार जी का एक दिन फोन आ गया, मतलब इधर का काम खत्म हो रहा था भोपाल का, और विजय जी का फोन आया कि क्या तुम लाइट के टेक्निकल हेड बनने जाओगे। मैंने कहा कहाँ जाना है सर। कहा ये संजय सहाय जी हैं और गया में रहते हैं, और तो वहाँ चले जाओ, उनका ऑडिटोरियम है, और तुम टेक्निकल डायरेक्टर बन जाओ। मैंने कहा बन जाऊंगा सर। तो कहा ठीक है, तुम्हारा नंबर दे देते हैं। मैंने कहा दे दीजिए सर। खैर उनका 2 मिनट भी नहीं हुआ, संजय सर का फोन आ गया, और उन्होंने बताया मैं संजय सहाय बोल रहा हूँ, और मेरा अपना ऑडिटोरियम है। और उन्होंने अपनी जो जो जानकारी दी सुनी मैंने, और मैंने कहा हाँ सर, मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। तो उसके बाद जो वहाँ पहला परफॉर्मेंस था वो था मालिनी अवस्थी जी का। मतलब जिस दिन मैं पहुंचा उसके 2 दिन बाद ही मालिनी अवस्थी जी का प्रोग्राम था, और उन्होंने बताया कि उनका जो टेक्निकल हेड था वो कहीं विदेश चला गया है, तो और जॉब के लिए चला गया है, तो अभी वो जल्दी वापस नहीं आएगा। तो हमने कहा ठीक है सर, और बताया कि कब आ जाओगे, तो बता दिया कि सर इस तारीख को आ जाएंगे। तब तक बीएनए में और जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक डिमर तो आ गया था, डिजिटल डिमर नहीं था। वहां पहुंचे जब संजय सहाय के यहाँ, तो हम लोग हंस मैगजीन में एक एड आता था, दयानंद सुशीला सांस्कृतिक संस्थान, वहाँ की अपनी रेपेट्री है और वहाँ पे लोग काम करना। जब उस बिल्डिंग के सामने खड़े हुए मैंने कहा ये एड तो मैंने बहुत बार देखा है, यहाँ भरना चाहता था कि यहाँ की रेपेट्री में ही हो जाए। फिर
संजय जी से मिले, उन्होंने कहा कि बताया पूरा, ये रहना खाना सारी व्यवस्था बता दी। और फिर डिमर पे गए तो वो डिमर ही वाइप हो गया, साफ हो गया पूरा। जो उसका प्लान था उसके दिमाग में, तो दिमाग ही उसका आउट हो गया। हम सारे ही अच्छा लोग अच्छा। परेशान। अब उसकी हाँ उस डिमर की खास बात यह है कि उसमें एक की होती है, चाबी। हाँ हाँ। चाबी ही नहीं मिले तो, जब चाबी नहीं मिलेगी तो मतलब आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। खैर 2 दिन सही बाद बात। उसकी चाबी मिली तो उसको प्लान किया गया पूरा पूरा। फिर प्रोग्राम हुआ। मालिनी जी ने भी कहा कि बहुत बढ़िया लाइटिंग थी और ये सब। फिर वहाँ पे नाटक शुरू हुए। मतलब करीबन साल भर में वहाँ रहा लगातार। फिर हाँ। वहाँ उनका नाटक हुआ, एक गवाह उसके लिए लाइटिंग की। वहाँ पे हम्म। नाटक, बहुत सारे लोगों के नाटक आए और बड़े बड़े नाटक आए। सुरेश जी का नाटक आया। ये क्या कहते हैं, सुरेश जी का आया। अंकुर सर का तो मतलब ये था कि हर महीने में, तकरीबन हर महीने में आता था। और रंजीत कपूर के नाटक आ रहे हैं। कोई महीना ऐसा नहीं था जिसमें 10 प्रस्तुतियां उस ऑडिटोरियम में नहीं। उस जगह की खास बात थी कि कभी बोर नहीं लगा, मतलब कभी उदासी नहीं आती थी उसमें। उनका अपना एक फिल्म स्टूडियो है, हम्म। रेस्टोरेंट है, ऑडिटोरियम है, लोग रिहर्सल के लिए आते हैं, उनकी अपनी लाइब्रेरी है, जिम है। तो आप जाइए तो एक बार यहाँ से निकलते तो सीधा वहाँ जाके काम शुरू कर देते थे। और ये वहाँ पे काम करते हुए ये सीखा कि नहीं, हमें अपने शहर में अभी क्या क्या चीज़ें करनी है, जो जो चीज़ें, कैसे शहर को कैसे डेवलप करेंगे। हम्म। तो खैर डीएनए का काम चलता रहा, संजय सर का काम चलता रहा, और लोगों के साथ जुड़ते रहे, मध्य प्रदेश के इ- कलाकारों से जुड़ते रहे। इ- इनसे भी जुड़े सुरेश शर्मा जी भी, जी जी। वैसे भी आपका इनसे उनसे। इनसे इनके साथ तो मतलब उसी टाइम पे नाटक करने आए थे ये। तो सखाराम बाइंडर नाटक किया था। तो हम्म। उस नाटक के डिजाइनर गोविंद दादा हैं, तो वो नहीं आए थे। उन्होंने एक प्लान भेज दिया था कि ये इसका प्लान है, तो ये करना है मनोज। मैंने कहा ठीक है दादा, मैं कर लूंगा वहाँ। और वो किया तो उन्हें अच्छा लगा। फिर हमारे एक सीनियर है ललित सर, ललित ललित दादा। तो उन्होंने अप्रोच किया। कई बार जाने का था मंडी। सुरेश सर का जो इंस्टीट्यूट है, जिसे सीमा जी चलाती हैं, और बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है। मतलब ऐसा मनोरम जगह है, प्राकृतिक व्यवस्था है कि हाँ हाँ। वहाँ पे आप जाएं तो मतलब कोई भी आदमी जाएगा तो वहाँ उसका मन लग जाता है। तो आप वहाँ, हम रहे, लोगों से बातचीत की, कहानियां सुनाई, अभिनय सिखाया, बातचीत होती रही। बातचीत अभिनय पे बहुत सारी बातचीत हुई। अंकित पे लगातार काम कर ही रहे थे हमारे साथ। विक्रम थे, विक्रम मोहन, तो अंकित पे काम कर रहे थे। हम लोग बातचीत पे लगातार किस्से जा रहे थे, अनुभव क्या होता है, एक्सपीरियंस कैसे गेन करें। अच्छा, हर आदमी को हाथ जलाने की जरूरत नहीं है। एक आदमी ने जला लिया है, अब उससे सुन लो। ये अब क्या नहीं बात। तो हर आदमी जला के सही है। बैठ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हर आदमी को चोट नहीं हाँ खाना है। एक थप्पड़ की कीमत क्या होती है, जिसने खाई है उससे पूछ लो। एक थप्पड़ क्या हाँ। होता है, एक मुक्का क्या होता है, तो वो आदमी बता देगा आसानी से। उन अनुभवों को सही है। मैंने अपने साथ रखना है, हर चीज को भोगना नहीं है। कुछ जो दूसरे लोग हैं, जिन हमसे पूर्वार्ध के जो लोग हैं, वो अगर अनुभव बताते हैं तो उन्हें सुन लेना है और उसे गुण सही भी है। लेना है। मैंने तुरंत ही अनुभव करना शुरू कर देना है कि अच्छा, इसका क्या, दर्द का क्या स्तर रहा होगा, कितना ऊंचा और कितना नीचा रहा होगा। वो जगह भी बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस समय। मैंने अब तक का सबसे बड़ा बैच था वो, 75 लोगों का 2 बैच चलते थे। एक फर्स्ट हाफ में रहता था, एक सेकेंड हाफ में रहता था। और वहाँ होता ही रहा, बहुत अच्छा। मतलब अब तक का जो है कि कभी ऐसा, मतलब हमने कोशिश नहीं की कि अब मुझे ये करना है। कुछ ईश्वर प्रदत्त रहा कि खाली होने ही नहीं पाए। मतलब ये काम कंप्लीट हुआ तो दूसरा उससे पहले तैयार बैठा है कि 30 को खत्म कर रहा है, तो 1 तारीख से तुम्हें यहाँ जाना है। 2009 में इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है और उसके बाद 11 में गया से छोड़ा हूँ। तो 11 से 14 जो है रीवा में ऐसा होते रहते थे कि एक रात रहे, रात में आए और सुबह जो है अगला बैग उठा के चल दिए कहीं और।
और आधी रात में आए, किसी भी टाइम पे आए, कभी इलाहाबाद से बस पकड़ के चले आ रहे हैं, कभी ट्रक में चले आ रहे हैं, किसी का सहारा ले लिए, बिना डरे बस दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो। उस अनुभव ने बहुत सिखाया। उस बीच में आजमगढ़ होता था, लखनऊ होता था, बस्ती होती थी, अच्छा, देवरिया ये जानने की जिज्ञासा है कि इन सब में माता पिता का क्या रुख रहा, मतलब कि लड़का अब इस माता रास्ते पे पिता आगे निकल गया। माता पिता क्योंकि कभी जब तक हम रीवा में थे तब तक ये था, एक विश्वास पैदा कर लिया था कि रास्ता नहीं भटकेंगे, गलत दिशा में नहीं जाएंगे, गलत राह नहीं पकड़ेंगे, गलत लोगों का संगत नहीं करेंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े थे। तो चूंकि निगाह पुलिस वाली ही थी तो लोगों से राय लेते रहते थे कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ। जब जाते थे तो मतलब नानी जब हमारी रीवा में रहती थी, जब तक थी, तो जब तक रहे तो चाहे वो हम कितने ही बजे आए, पर उनसे एक बार कहा, मैंने एक बार तो उनसे रात में चाहे 2 बजे भी आए तो उनसे बातचीत होनी, और उनसे बहुत जुड़ाव रहा। बहुत कहानियां उन्होंने सुनाई, इतनी किस्से सुनाए। रात को 2 बजे खाना खा रहे हैं कि खाना खा के सीधा लेट जाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे किस्से सुनाए। माता पिता ने कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया। मैंने वर्कशॉप में, जब पहली वर्कशॉप में गए थे तो उसका 50 रुपए का एक फॉर्म था। घर में मम्मी पापा कोई नहीं थे तो बहन से लेके गए थे। बहन को दे के गए थे 50 रुपए उस समय, कि घर का खर्च चलाना, सब्जी उब्जी अगर जरूरत हो तो ले लिया करना। तब इतनी महंगाई नहीं थी, 50 रुपए में हफ्तों चल जाता था। वो 50 रुपए उठा के ले जाके मैंने वहाँ फॉर्म भर दिया। और फिर हम लोग, गाय थी तो गाय का दूध लगाते थे, सुबह दूध, रात दूध, एक टाइम दही खा लिए सुबह टाइम, तो दूध में शाम टाइम खीर बना लिए, कुछ ऐसा ऐसा नया नया उपक्रम करते रहते थे। माता पिता ने कभी कोई रोक नहीं लाई, कोई रोक नहीं कि कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, कुछ नहीं। क्योंकि वो जो उनका पूरा ये ऑफिस का कुनबा था, ये लगातार निगाह रखे। मतलब एक बार ऐसा भी हुआ कि 2 दिन बाद से फेस्टिवल होना था और ब्रोशर कंप्लीट करा के, टाइपिंग करा के, रात में 1 बजे मैं निकला रिहर्सल से, और 4 किलोमीटर रिहर्सल वाली जगह थी। तो कुछ गुस्से में आ गया तो पैदल ही चल दिया। मैंने कहा चलो यार हम पैदल ही जाते हैं। पानी बरसने लगा रास्ते में। कुछ पुलिस वाले दुकान के नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने आवाज दी। अब गुस्से में थे तो हम नहीं सुने, अनसुना करके आगे बढ़ गए। पीसीआर वैन आई, मुझे बिठा लिया, बिठा के वो चल दिए। पूछा, नाम पूछा, हो गया, बस नाम बता दिया हमने। ना उन्होंने आगे कुछ पूछा, ना हमने उन्हें कुछ बताया। ला के उन्होंने फिर पूरा घर के बगल से ही गए गाड़ी, और ले जाके थाने पे बिठा दिया। सुबह चाचा जी आए, उन्होंने कहा तुम यहाँ कैसे हो? मैंने कहा ये सब लोग लेके आए। तो फिर उन लोगों को खैर समझाया कि ये कौन है, पंडित जी का बेटा है, हमारा भतीजा है। चाय वाय आई, चाय पिलाई गई, फिर उसी गाड़ी से वापस घर तक भेजा गया। घर पहुंचे तो खैर पिताजी ने पूछ लिया कि कैसे गाड़ी कैसे छोड़ने आई तुमको। फिर तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और भैया ने रात में बताया नहीं कि ये आपके बेटे ने तो यहीं से गाड़ी गई थी, यहीं उतार देते हैं, मुझे क्या पता था। फिर हमने उनको टिकट दिखाई, मैंने कहा सब टिकट विकट है, और कुछ ऐसा था। फिर उन्होंने पूछा कि कोई मारा वारा तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मारा वारा कुछ नहीं। तो बिठा के ले गए। और ये मैंने उनको, घर में अभी भी ये विश्वास है कि कभी गलत रास्ते में नहीं जाएगा, किसी को गलत सलाह नहीं देगा। जो भी होगा सब, मैंने अनुभवजन्य बातें होंगी, कड़वी हो सकती हैं, लेकिन खराब बात कभी नहीं बोलेगा। तो इसलिए माता पिता, परिवार, छोटा भाई, पत्नी, बच्चे, तो अभी तक तो कोई ऐसी मतलब अविश्वास वाली बात नहीं आई। और अब जो है इधर कुछ हमारे पास थोड़ा सा लगभग 7 मिनट बचा है। तो 7 मिनट में ये है कि अंतिम 1 मिनट मुझे देना होगा, बाकी 6 मिनट में इस तरह से आओ कि लौट के रीवा और कुछ प्रमुख नाटकों के नाम और जिक्र हो। 5 मिनट में करिए। तो उन 4 सालों के बाद फिर रीवा लौटना हुआ। मतलब पूरा तय करके रीवा लौटना हुआ कि अब जो है एक समूह को स्थापित करना है। रीवा में समूह कई हैं, प्रयास है हमारे यहाँ, प्रयास की एक बड़ी संस्था है, पुरानी संस्था है। मतलब रीवा की सबसे पुरानी संस्था जो है वो प्रयास रंग मंडल है। हिरेन सिंह जी उसे चलाते हैं। क्षितिज है, और इट्टा अपनी जगह पे है ही, और कुछ छोटी छोटी संस्थाएं हैं।
एक दिल्ली के आलोक भाई हैं, उनकी प्रासंगिक संस्था है, ये सब चल रही है। सुरभि थी वो चल रही थी, स्पर्श चल रही थी, पर सबने मतलब अंतिम नाटक जो है वो बहुत वर्षों पहले किया है। कितने वर्ष पहले किया है, मतलब कुछ प्रयास को छोड़ दें या इप्टा को छोड़ दें तो बाकियों को तो मतलब अब ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि कितना दिन पहले किया था। तो लौट के आया तो सबसे पहला नाटक किया यहाँ पे अमर शहीद रणमत सिंह, और फिर उसे यहाँ से स्वराज संस्थान ने भी एक उसका मंचन कराया रीवा में विंध्य विद्रोही कार्यक्रम में। और उसके बाद फिर लगातार धीरे धीरे एक नाटक, तो उसके बाद फिर अगला नाटक जो हमने तय किया था, जो साल भर पहले से ही तय था, वेटिंग फॉर गोडो। स्टूडेंट जब थे तभी था कि इसे बघेली में करना है, बघेली में करना है, बघेली में करना है। और फिर वो नाटक हुआ और उसका मंचन जो है मध्य प्रदेश नाट्य समारोह भारत भवन में हुआ, और लोगों ने उसे भी अप्रिसिएट किया, उसके आर्टिस्टों को बड़ा अप्रिसिएट किया। और इसके बाद एक विक्रेता की मौत, जो डेथ ऑफ अ सेल्समैन पे था, वो आनुष, अंधा युग, ऐसे करके एक आपका नाटक हवलदार महावीर प्रसाद, उसका एक मंचन तो हमने, पहला मंचन उसके बारे में ये है कि पहला मंचन तो हमने उसे जैसा था वैसा ही करना शुरू कर दिया, और वो वैसा ही किया जैसा मैंने चरित्र हैं, ये पंडित जी हैं, ये हैं, ये हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें एक चीज जो है जिसे हमें अपने डायरेक्शनल अप्रोच की तरफ से, निर्देशन की तरफ से इसमें बदलना चाहिए, वो है इसके रूप को बदलते हैं। क्योंकि ये जब तक सामान्य रहेगा तो ये सामान्य नाटक हमारी प्रस्तुति कहलाएगी, तो इसे हम सीधा बदल लेते हैं। तो उसे बदले तो उसका एक फॉर्म बदल के ले आए, तो अब वो जो है ह्यूमन वॉल का उसमें प्रयोग होना शुरू हो गया है। अभी चूंकि हमारे सारे नाटक, तकरीबन सारे नाटक जो है वो डेमो की तरह है, पहला प्रयोग हुआ, अब इसका क्या रूप निकल के आया, इस पे अब क्या नया प्रयोग करें। ऐसे ही एक राम की शक्ति पूजा, प्रदीप बता रहे हैं कि राम की शक्ति पूजा नाटक किया था, अब ये भी इसके भी कई मंचन किए। और इसका पहला मंचन तो मैंने इसका सोलो कराया था, एक मुकेश करके हमारे जूनियर में था, उसने किया था सोलो, 35 मिनट की वो प्रस्तुति थी, ये तो 1 घंटे की प्रस्तुति है। खैर ये सब चल रहा था, नाटक को रीवा में पुनः स्थापित करना था, तो इसके लिए फेस्टिवल करने शुरू किए, लोगों को पता चले, और अपने टीम को लेके इधर उधर जाना, नाटकों का मंचन करना शुरू किया, और लोगों को बताना शुरू किया कि हमने ये काम शुरू किया है। उसका रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी थी, एक जगह तय करनी थी, तो रिहर्सल के लिए एक जगह तय की, अपना घर लगाया कि इस घर में आर्टिस्ट रहेंगे, और एक घर में, ताकि यहाँ पे हमें मिले जो बाहर से आए। और भी बहुत सारी जो अव्यवस्थाएं हैं हर छोटे शहर की, तकरीबन पूरे भारत की वो अव्यवस्था ऑडिटोरियम की प्रस्तुति करने की, स्थान की, वो बनी रही अपने जगह पे है, और उसका मतलब कुछ ना कुछ उसकी जगह पे हमें मिलता रहा। मंचन कभी रुका नहीं, अगर सोच लिया है कि मंचन होगा तो ये होगा, और उसके लिए तकनीकी व्यवस्थाओं की जरूरत थी, तो फिर व्यवस्थाएं जुटानी शुरू की, लाइटें नहीं थी तो लाइटें खरीदनी शुरू की, साउंड नहीं था तो साउंड वाले को हायर करना शुरू किया, जगह तय की कि कहीं नहीं मिलेगा तो ये विवाह घर ही हमें मिल जाएगा। तो उतने प्रयोग तक तो अभी तक मैं नहीं पहुंचा हूँ, और लोगों को अपने यहाँ भी बताता हूँ कि देखो मैंने जो पढ़ाई लिखाई की वो इधर पूर्व की तरफ गंगा नदी की उस तरफ रख के आता हूँ, और इधर जो पश्चिम की तरफ है उधर नर्मदा के उस तरफ ही रख के आता हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है ये रंगमंच के लिए संभावनाएं बहुत हैं, पर इसके साथ साथ अव्यवस्था बहुत है, जो बेसिक नीड है वो है ही नहीं। तो वो जब तक आदमी अंतिम सेकंड तक वो व्यवस्था ही जुटाता रहता है, तो ऐसे करके अभी ये है बड़ा परिश्रम का काम है, और उसमें मैं तो कहता हूँ कि जितने सारे लोग आपके साथ जुटे हैं वो सबके सब ये देखो, सुधीर सिंह लिख रहे हैं कि गैरेज में मंचन हुआ। गैरेज थिएटर में हमने वेटिंग फॉर गोडो का रीवा में एक गैरेज थी, जो ये कैप्टन आदित्य प्रताप, वो आदित्य के पिताजी सर की थी, कैप्टन साहब की, उनका गैरेज था, वहाँ गाड़ी खड़ी होती थी, रिहर्सल होती थी, वहीं पे हमने वेटिंग फॉर गोडो का मंचन किया, और खामोश भी वहीं पे शुरू किया, वहीं पे बहुत सारे रिहर्सल जो है वो वहीं पे होते रहे।
जब तक वो रिसेप्शन नहीं बन गया। अब तो वो एक होटल का रिसेप्शन है वो जगह। हाँ, अब 10 सेकंड में विदा लेना है हमको सबसे। बहुत अच्छी ठीक है। बातचीत है।